सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ क्रैक जेकेएसएसबी। और आज का हमारा सेशन रहेगा रिलेटेड टू मॉक टेस्ट ऑफ इंग्लिश और कंप्यूटर मिक्स। आपको पता है इंग्लिश जो है वो 24 मार्क्स की और कंप्यूटर 18 मार्क्स की, तो टोटल 42 मार्क्स हो जाते हैं। ये वैसे ही हम कवर करेंगे जैसे हमने मिनी मॉक टेस्ट लिया था आपके जम्मू कश्मीर के जीएस का, और जो ओवरऑल जीएस थी, ठीक है, इंडिया के उस पर, तो वो 60 का था और ये 42 मार्क्स का है। ठीक है, और ये भी इसमें भी आपका मतलब एक टारगेट होना चाहिए कि आप इसमें 42 में से 38 प्लस स्कोर करें, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं ये इंग्लिश, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं। ठीक है, तो ये लर्न विद एमसीक्यू सीरीज नहीं है, आपका मॉक टेस्ट है, तो इस पर ज़्यादा मतलब एमसीक्यू एनालिसिस नहीं होगा। सीधे मैं क्वेश्चन को डिक्टेट करूंगा और उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आर्टिकल से रिलेटेड है, शी डिलीवर्ड डैश इंस्पायरिंग स्पीच दैट मूव्ड डैश इंटायर ऑडियंस टू टीयर्स। तो क्या आंसर हो जाएगा? शुरुआत वॉवल से हो रहा है तो एन, ठीक है, और पर्टिकुलर बात कर रहा है जो ऑडियंस थिएटर में बैठी है, तो क्या आंसर हो जाएगा? शी डिलीवर्ड एन इंस्पायरिंग स्पीच दैट मूव्ड द इंटायर ऑडियंस टू टीयर्स। ठीक है, फर्स्ट का ए। सेकंड, ईडियम्स बताना है। चूज द मीनिंग ऑफ द ईडियम टू टिल्ट एट विंड मिल्स। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका मतलब होता है टू चेज एन इमेजिनरी एनिमी। जब भी आप कोई मन गढ़ंत दुश्मन से लड़ते हुए उसको चेस करते हो तो उसका क्या मतलब होता है? टू टिल्ट एट विंड मिल्स। ठीक है, थर्ड, दे ऑब्जेक्टेड द डिसीजन ऑफ द कमेटी। अब ये फिक्स्ड प्रिपोजिशन से क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बात करूँ, फिक्स्ड प्रिपोजिशन हो गया, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपको बनता है जेकेएसएसबी एग्जाम्स में। तो क्या आंसर होगा इसका? याद रखना, जब भी ऑब्जेक्टेड के साथ हमेशा टू आता है, जब भी हम क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं, हम किसी चीज़ के अगेंस्ट में होते हैं, तो क्या आंसर होगा? दे ऑब्जेक्टेड टू द डिसीजन ऑफ द कमेटी। टू। फोर्थ, चूज द साइनोनियम्स ऑफ इन अनडेट। इन अनडेट का साइनोनिम क्या होगा? अगर आपने जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम दिया था तो आपको पता होगा उसमें किस लेवल की हार्ड वोकेबलरी आई थी और ईडियम्स भी, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चंस थे और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स से वो नहीं हुए थे। ठीक है, अगर आप चाहो, अगर आपको, क्योंकि वोकेबलरी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा ही पढ़ लो, एक ओशन की तरह है वो। ठीक है, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आपको स्किप करना है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो इन अनडेट का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को पानी से भर देना, टू फ्लड विथ वाटर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? फ्लड। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ सेंटेंस की, तो द विलेज वॉज इन अनडेटेड विथ हैवी रेन्स, मतलब विलेज में काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया जब वहाँ पे तेज़ बारिश हुई। फोर्थ, अब इसमें एंटोनियम बताना है ऑडिशियस का। बोल्ड, डेयरिंग और कॉन्फिडेंट, तो इसके साइनोनिम्स हो जाएंगे, और टाइम्ड जो है वो इसका क्या हो जाएगा? एंटोनियम। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? टाइम्ड। सिक्स्थ, द ओल्ड मैन केप्ट ड्रीमिंग डैश द पास्ट। तो जब भी हम पास्ट के रिलेटेड कुछ सोचते हैं, ठीक है, तो उस ड्रीमिंग के साथ हमेशा क्या आता है? ऑफ। तो द ओल्ड मैन केप्ट ड्रीमिंग ऑफ द पास्ट। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? ड्रीमिंग ऑफ। सेवंथ, अभी पैराग्राफ पैसेज कंप्रेंशन है और ये आपके एनटी के सिलेबस में खासकर मेंशन है, तो आपको यहाँ से भी मतलब इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो पहले ये वाला पार्ट पढ़ लेते हैं पैसेज का, साथ में पढ़ते हैं। एजुकेशन इज ऑफन considered the foundation of a strong and progressive society. It not only equips individuals with knowledge but also helps them become responsible citizens. However, the quality of education depends not just on the availability of schools and colleges but also on the training of teachers, the relevance of the curriculum, and the engagement of students. ये पहला पार्ट हो गया। अब चलते हैं सेकंड पे, और अगर नहीं पढ़ा तो इसको पॉज करके भी आप देख सकते हो। ठीक है, इसका सेकंड है, इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन अ ग्रोइंग कंसर्न दैट एजुकेशन हैज बिकम मोर फोकस्ड ऑन रूट लर्निंग। अब रूट लर्निंग का मतलब होता है रटवाना। ठीक है, रट्टा मारना किसी चीज़ का विदाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बिना सीधा चीज़ों को रटना, एंड पासिंग मार्क्स रादर देन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स। मैनी स्टूडेंट डिस्पाइट स्कोरिंग हाई मार्क्स लैक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब हाई मार्क्स स्टूडेंट्स के आते भी हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ रटते हैं, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल्स होती हैं वो नहीं होती और क्रिटिकल थिंकिंग में उनमें नहीं डेवलप हो पाती। ठीक है, देयरफॉर रिफॉर्म्स इन टीचिंग मेथड्स एंड एवोल्यूशन सिस्टम आर नीडेड टू एंश्योर दैट एजुकेशन
ट्रूली एम्पावर्स द लर्नर। सो बेसिकली इस पैसेज पे वो ये कहना चाह रहा है कि आजकल के टाइम पे जो फोकस किया जा रहा है वो सिर्फ स्टूडेंट्स को रटवाने पे किया जा रहा है, ठीक है। कंसेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से अगर स्टूडेंट के हाई काफ़ी ज़्यादा मार्क्स भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है और क्रिटिकल थिंकिंग है वो उसमें डेवलप नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं पैसेज के बेसिस पे। व्हाट इज द मेन कंसर्न एक्सप्रेस्ड बाय द ऑथर इन द पैसेज? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा नहीं, हाँ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है, क्योंकि सिर्फ अभी रटवाने पे ही ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? फोकस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एट्थ, इसी पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज एसेंशियल फॉर एजुकेशन टू बी ट्रूली एम्पावरिंग? क्या स्कूल बिल्डिंग्स बनानी चाहिए? नहीं, ऐसा तो पैसेज में नहीं लिखा हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। स्ट्रिक्ट एग्जाम पैटर्न, ये भी बात नहीं की गई। हाँ, कंसेप्चुअल टीचिंग की बात की गई है और मीनिंगफुल एवोल्यूशन की बात की गई है, ये भी नहीं। हायर फीस का भी कोई लिंक नहीं था पैसेज में, ठीक है। नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज? तो क्या आंसर होगा इसका? क्या रटने से मेमोरी और कंसंट्रेशन आता? बिल्कुल गलत, तो ये तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो गया। एग्जाम शुड बी एलिमिनेटेड, बात ही खत्म कर दी इसने तो COD एलिमिनेट हो गए। स्टूडेंट टुडे आर लेस इंटेलिजेंट देन बिफोर, ये भी नहीं है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी पार्ट। टीचर्स नीड बेटर ट्रेनिंग फॉर इफेक्टिव एजुकेशन। और याद रखना पैसेज काफ़ी सिंपल आएगा, CDS लेवल का पैसेज नहीं आएगा जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो मतलब मॉडरेट लेवल का पैसेज आएगा, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट की, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से भी क्वेश्चन JK SSB में बनता है। तो पहले ये 4 सेंटेंस हैं, इनको देख लो, फिर देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अब देखो, जैसे यहाँ पे शी वॉज ए बिजी पर्सन एंड हैड नो टाइम टू विजिट हर मदर। अब सी से तो शुरुआत होगी नहीं ना, क्योंकि हमें नहीं पता कि मतलब सब्जेक्ट क्या है, तो सेंटेंस शी से शुरू नहीं हो सकता। तो पहले हमें देखना पड़ेगा वुमन की बात, तो इसी को वो रेफर कर रहा है, वुमन के साथ शी लगा है, तो डी के बाद ए आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या आंसर होगा। इट वॉज मदर्स डे, ठीक है। अ वुमन स्टॉप्ड एट फ्लावर शॉप to order some flowers to be sent to her mother. She was a busy person and had no time to visit her mother, ठीक है। She thought her mother would be pleased to receive the flowers। तो क्या आंसर हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा डी, फिर आ जाएगा ए और सी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? BDAC। एक और सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे क्वेश्चन, पहला पढ़ते हैं। शी कुड नॉट फाइंड हर एडमिशन कार्ड एनीवेयर, हमें नहीं पता कौन है, तो ये यहाँ से ए से शुरुआत ही नहीं होगा, तो सीधे सीधे सी एलिमिनेट हो गया। प्रिया वाज गेटिंग रेडी फॉर हर फाइनल एग्जाम, यहाँ से हो सकता है शुरू, बी से हो सकता है, ठीक है। आफ्टर सर्चिंग फॉर 10 मिनट्स, कंटेक्स्ट ही नहीं पता, ठीक है, सी से भी नहीं होगा। सडनली शी बिगन टू पैनिक, तो शुरुआत जो है वो बी से ही होगी, तो प्रिया वाज गेटिंग रेडी फॉर हर फाइनल एग्जाम, ठीक है। और उसे अपना एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा था, वो ढूंढ रही थी, मतलब शी कुड नॉट फाइंड हर एडमिशन कार्ड एनीवेयर। फिर वो सडनली पैनिक करना शुरू कर जाती है और फाइनली 10 मिनट ढूंढने के बाद उसे उसका जो एडमिशन कार्ड है वो मिल जाता है किसी बुक के अंडर। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा BA, D और C, ठीक है, क्योंकि C में उसको फाइनली मिल गया है, ठीक है। होमोफोन्स, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। द माउंटेनियर्स डिसाइडेड टू डैश नियर द डैश बिफोर अटेम्प्टिंग द फाइनल क्लाइंब। तो माउंटेनियर्स ने डिसाइड किया कि वो रेस्ट लेंगे। अब ये ब्रेक जो होती है वो व्हीकल्स वाली होती है, तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। और ये पीक पहाड़ की, क्योंकि वो क्लाइंबिंग कर रहे हैं, तो माउंटेन की जो टॉप होती है उसको हम पीक बोलते हैं, ठीक है। तो माउंटेनियर्स ने डिसाइड किया कि वो थोड़ा सा आराम करेंगे पहाड़ की चोटी के पास, ठीक है। तो 12 का डी हो जाएगा। 13th, द कंपनी अनाउंस्ड अ न्यू डैश ऑफ प्रोडक्ट एंड देयर CEO टुक द स्टेज टू देम। फेज टू स्टेजेस का होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अब इसमें दो, इसका आंसर बी आ जाएगा, लेकिन दो स्टेटमेंट एक जैसे, तो बी और डी इसका दोनों ही आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी फ्रेमिंग गलत हो गई, तो बी और डी दोनों सेम है, तो क्या आंसर हो जाएगा? रेंज और रेस। द कंपनी अनाउंस्ड ए न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड देयर CEO टुक द स्टेज टू रेज देम, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेजल वर्ब्स की। द इंस्पेक्टर होप्स टू डैश मोर क्लूज फ्रॉम द आई विटनेस बाय क्वेश्चनिंग देम अगेन।
तो 14th का क्या आंसर होगा? देखो इसका आंसर होगा कम अक्रॉस। इसका मतलब होता है बाय चांस किसी चीज को ढूंढ लेना, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? कम अक्रॉस। 15, विथ राइजिंग फ्यूल प्राइसेस मैनी फैमिलीज हैव टू डैश विथ अ स्मॉलर बजट। तो 15th का क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा गेट बाय, जिसका मतलब होता है सर्वाइव या मैनेज करना। तो बढ़ती मतलब फ्यूल प्राइसेस से फैमिलीज ने ये डिसाइड किया कि वो स्मॉलर बजट से मतलब अपना जो भी सिस्टम है वो मैनेज करेंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? गेट बाय। अब ये प्रोनाउन का एक स्पेसिफिक टॉपिक भी आपके एनटी के एग्जाम में मेंशन्ड है, तो उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन देख लेते हैं। Whoever finishes the task first will be rewarded with an extra mark। तो इसमें आपको बताना कि whoever कौन सा प्रोनाउन है। तो क्या आंसर होगा 16th का? तो इसका आंसर हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और जेकेपी कांस्टेबल में पूछ लिया था, ऐसे ही क्वेश्चन बना था और पूछा था कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इनमें से कौन सा। तो ऐसे ही फ्रेमिंग होती है इंग्लिश की, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसमें आ जाता है जैसे वो हो गया, ठीक है, वूम हो गया, ठीक है। जेकेपी कांस्टेबल पे शायद पर्सनल प्रोनाउन पूछा था अगर मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। और इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन सा होता है? तो ये आता है समवन, ठीक है, समबडी। ये सब किस में आते हैं? इंडेफिनेट में, ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेटिव की अगर मैं बात करूं तो इसमें आ जाता है हमारा दिस दैट दीज वाला, ठीक है, दिस दैट दीज। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। एक्सप्लेनेशन जब मैं एक प्रॉपर लाऊंगा, जैसे प्रोनाउन पे एमसीक्यूज आ गए, ठीक है, आर्टिकल्स पे आ गए, एक्टिव पैसिव पे आ गए, तो उसमें पूरा का पूरा जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी और जो बेसिक चीज़ें हैं और जो रूल्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मॉक टेस्ट है तो इस पर ज़्यादा एनालिसिस नहीं होगा एमसीक्यू का, ठीक है। सीधे क्वेश्चन और उसका आंसर। 17th, नो वन बट द स्टूडेंट्स ब्लेम्ड डैश फॉर द पुअर परफॉर्मेंस इन द फाइनल प्रोजेक्ट। तो 17th का क्या आंसर हो जाएगा? स्टूडेंट्स प्लूरल, प्लूरल है तो क्या आंसर हो जाएगा? देमसेल्व्स। अगर सिंगुलर होते, सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो हिमसेल्फ आता, अगर कोई जानवर होता तो इटसेल्फ आ जाता, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? नो वन बट द स्टूडेंट्स ब्लेम्ड देमसेल्व्स फॉर द पुअर परफॉर्मेंस इन द फाइनल प्रोजेक्ट। 18, एक्टिव पैसिव से आंसर है, क्वेश्चन है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ही लव्ड हिमसेल्फ। तो इसका आंसर हो जाएगा ही इज लव्ड बाय हिमसेल्फ। 19th, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू टर्न द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। लेट अस फॉरगेट द पास्ट। आपको पता है कि ये कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस क्योंकि लेटर से ही शुरू होता है तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? लेट द पास्ट बी फॉरगटन। बीडीएम आ गया, टू गिव द ग्रेवी ट्रेन। इसका मतलब होना सक्सेस को अचीव कर लेना या बहुत ज़्यादा अमीर बन जाना, मतलब ना के बराबर मेहनत से, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? टू एंजॉय इजी सक्सेस और मनी विद लिटिल एफर्ट। 21, द प्रोफेसर इज हाईली क्रिटिकल डैश स्टूडेंट्स who plagiarize कंटेंट इन their रिसर्च पेपर्स। अब याद रखना इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्रिटिकल ऑफ, ठीक है। जब कोई चीज़ गलत हो इसके बारे में बताया जाए, ठीक है, तो इसके साथ हम हमेशा क्रिटिकल के साथ ऑफ लगाते हैं, ठीक है। जब किसी गलत चीज़ के बारे में बताया जा रहा होता है तो क्रिटिकल के साथ ऑफ आता है। और याद रखना जब किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताया जाए तो क्रिटिकल के साथ टू आता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी तो ये बता दिया मैंने इसलिए, ठीक है। 22, अब ये आपको पता है टेंसेस आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, तो उसी के बेसिस पे ये जो एरर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका? शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क बिफोर द टीचर हैड कम टू क्लास, सो शी वॉज एबल टू सबमिट इट ऑन टाइम। तो क्या आंसर होगा इसका? क्या ये फ्री ऑफ एरर है या इसमें कोई एरर है? मुझे तो दिख रहा है। क्या आंसर होगा इसका? तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। हैड कम क्यों आएगा यार? क्योंकि जब टीचर आई क्लास में तो वो ऑलरेडी अपना होमवर्क कर चुकी थी, तो दो पास्ट का भी पास्ट थोड़ी ना आएगा इसमें,
तो हैड कम नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा, सिंपल पास्ट आएगा यहाँ पे। मतलब शी हैड कंप्लीटेड होमवर्क बिफोर द टीचर केम टू क्लास आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, केम। तो सिंपल पास्ट आएगा, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ए पार्ट। 23rd, बाय द टाइम वी विल रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी डिपार्टेड एंड देयर वाज नो वन लेफ्ट ऑन द प्लेटफॉर्म। तो बोल रहा है जब हम स्टेशन पे पहुंचेंगे तो ट्रेन हैड ऑलरेडी डिपार्टेड। तो क्या आंसर होगा इसका, यहाँ भी सेम कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट याद रखना, बाय द टाइम के बाद ना, बाय द टाइम के बाद जब पास्ट की बात हो, ठीक है, तो उसमें विल का यूज़ नहीं होता। ऑब्वियस ही बात है यार, विल का क्यों होगा, मतलब फ्यूचर की बात क्यों होगी, ठीक है। तो विल नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, बाय द टाइम वी रीच्ड द स्टेशन आएगा यहाँ पे। क्या आएगा, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन, ठीक है। बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी डिपार्टेड एंड देयर वाज नो, जब हम वहाँ पे पहुँचे तो ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट हो चुकी थी, ठीक है। अब सुनने में ही अच्छा लग रहा है क्या, जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो ट्रेन लेफ्ट हो गई थी, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। तो ये क्या आएगा, बाय द टाइम वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी डिपार्टेड। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ए। अब इसका अपोजिट बता दो, ऑब्फस्केट का। देखो, ऑब्फस्केट का मतलब होता है इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। तो ये तो इसके साइनोनिम्स हो जाएंगे, कंफ्यूज मॉडल कर ला, लेकिन क्लैरिफाई करना क्या हो जाएगा इसका, अंटोनियम। तो ये थे इंग्लिश के 24 क्वेश्चंस। आप बताओ 24 में आपने कितने स्कोर किए। इसका लेवल इजी टू मॉडरेट था, तो आई होप मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के जो आंसर है वो 20+ हों। अगर आपके इसमें भी 16-15 बन रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। अब चलते हैं 18 मार्क्स वाले कंप्यूटर सेक्शन पे, और इसके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इजी रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स इज नॉन वोलेटाइल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड रिटेन्स डेटा इवन व्हेन पावर इज ऑफ। सिंपल क्वेश्चन है, डबल ई पी रोम। और याद रखना इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर क्या लगा होता है, कैपेसिटर। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताया था जो MCQ लर्न विद MCQ सीरीज़ थी कंप्यूटर की, ठीक है। और जो मतलब प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया था उस पर भी अच्छे से बता रखा है। और स्टैटिक रैम को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, क्यों, क्योंकि इसके अंदर फ्लिप फ्लॉप होता है। क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप। ये चीज़ पता होना चाहिए। सेकंड, व्हाट डज द पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोसेस प्राइमरली चेक ड्यूरिंग सिस्टम स्टार्टअप। तो क्या आंसर होगा इसका, पोस्ट का काम होता है बेसिकली ये चेक करता है कि हार्डवेयर जो है वो काम अच्छे से कर रहा है या नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, हार्डवेयर इंटीग्रिटी इंक्लूडिंग रैम। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आपको पता है इसी का जो पहला फंक्शन होता है वो क्या होता है, पोस्ट। जो देखता है कि पोस्ट क्या देखता है, जो हार्डवेयर अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। तो ये भी सही हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है, ये भी सही हो जाएगा, बायोस। ये कोई इसका लिंक नहीं है रैम का कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है रैम और GPU के बीच में, ये गलत हो जाएगा। और परफॉर्म्स पोस्ट एट स्टार्टअप, तो सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि सी ट्रू नहीं है, मतलब ये बायोस का फंक्शन नहीं है। विच टाइप ऑफ रैम मस्ट बी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश टू रिटेन इट्स डेटा। तो अभी पढ़ाया था, क्या आंसर हो जाएगा इसका, डी रैम, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म याद रखना, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEP रोम, ठीक है। और इसको हम जितने मर्जी चाहे उसको मतलब एडिट कर सकते हैं इसके कंटेंट्स को, ठीक है। मतलब प्रोग्रामेबल है ये, अनलाइक जो मास्टर रोम होती है, जो सिंपल रोम होती है, ठीक है, ठीक है। फिफ्थ, द मेन डिफरेंस बिटवीन रोम एंड EEP रोम इज।
तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? हमें पता है जो डबल ईपी रोम है उसे हम इलेक्ट्रिकली रीराइट कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन जो रोम होती है, याद रखना, इसको मास्टर रोम भी कहते हैं इसी को, ठीक है। इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं आते, इसमें जो कंटेंट एक बार डाल दिए वो फिर चेंज नहीं हो सकते किसी भी हालत में। और याद रखना ये इलेक्ट्रिक चार्ज से जो डेटा है उसको चेंज करती है, और जो ईपी रोम की अगर मैं बात करूं वो करती है यूवी रेज से, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार यहाँ से सवाल बना है। विच एक्सेल शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट द करंट डेट इन सेल। पता नहीं कितने ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रखा है। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका हो जाएगा करंट प्लस सेमी कॉलम, और याद रखना कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम, और याद रखना ये किसके लिए काम में आता है? तो करंट टाइम बताने के लिए, ठीक है। 7th, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्हाट डज द कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल डू? तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल क्या करता है? ये अप्लाई करता है या रिमूव करता है फिल्टर्स को, ठीक है। 8th, विच मेमोरी होल्ड्स द BIOS सेटिंग लाइक बूट ऑर्डर एंड सिस्टम टाइम? तो क्या आंसर होगा इसका? अब यहाँ पे एक कंसेप्ट बताना ज़रूरी है तो मैं बताऊंगा, 8th का ध्यान से सुनना। याद रखना, जो रोम का जो फर्मवेयर होता है ना, अगर मैं बात करूँ जो उसके रोम नहीं सॉरी BIOS के, BIOS का जो मशीनरी होता है, मतलब जो उसके कोड्स होते हैं, जो उसका फर्मवेयर होता है, वो कहाँ पे स्टोर होती है? वो याद रखना वो होती है रोम में, ठीक है। लेकिन अगर मैं BIOS की सेटिंग्स की बात करूँ ना, तो वो होती है CMOS में। सेटिंग्स इन द सेंस मतलब बूट ऑर्डर हो गया, सिस्टम हो गया, मतलब ठीक है, जितनी भी मतलब उसकी जो सेटिंग्स है तो वो किस में स्टोर होती हैं? CMOS में। और CMOS की जो फुल फॉर्म है वो अपने नोटबुक में लिख लेना क्या होती है। मैं यहाँ शॉर्ट में लिखूंगा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो BIOS का जो फर्मवेयर और कोड्स हैं वो किस में स्टोर होते हैं? रोम में। लेकिन अगर BIOS की सेटिंग्स पूछ ले, जैसे अगर मैं बात करूँ बूट ऑर्डर के बारे में, ठीक है, सिस्टम के बारे में, तो वो कहाँ पे मतलब स्टोर होती है? तो वो होती है CMOS में, ठीक है। किस में? CMOS में। और उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CMOS। लेकिन अगर क्वेश्चन आया होता कि BIOS का फर्मवेयर कहाँ पे स्टोर होता, तो आंसर क्या होता? रोम, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9th, which of the following view in PowerPoint is ideal for reordering slides and applying transition to multiple slides at once? तो सिंपल क्वेश्चन है, स्लाइड सॉर्टर व्यू। 10th, which of the following best defines an embedded operating system? A full-fledged operating system for desktop use, गलत। ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन टू परफॉर्म जनरल पर्पज टास्क, गलत हो जाएगा। स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन टू रन ऑन हार्डवेयर विद लिमिटेड रिसोर्सेज, सी इज द राइट आंसर। ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन GPS एंड DGPS? ये आपका जो बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग जो आपके कंप्यूटर और IT के पार्ट में ऐड हुआ, तो वहां से क्वेश्चन है ये। तो 11th का क्या आंसर होगा? सबसे पहले GPS की क्या फुल फॉर्म होती है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। और DGPS की क्या होती है? डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। और याद रखना GPS और DGPS मतलब सेम होते हैं, लेकिन इसमें एक अलग फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक बेस स्टेशन होता है। अगर GPS में कोई एरर आ जाए तो जो DGPS का बेस स्टेशन होता है वो उसमें थोड़ा उसमें एक्यूरेसी उसको प्रोवाइड कर देता है। बाकी सब कुछ सेम होता है। इस ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने सैटेलाइट GPS को चाहिए उतने ही DGPS को चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी गलत हो जाएगा। DGPS भी मतलब सैटेलाइट को यूज़ करता है, बिल्कुल। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? DGPS इम्प्रूव्स द एक्यूरेसी ऑफ GPS बाय यूजिंग अ बेस स्टेशन टू प्रोवाइड करेक्शन सिग्नल्स। और इस पे एक वीडियो आएगी बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग पे, जिसमें हम 70 MCQs करेंगे। और लर्न विद MCQ सीरीज से ये सारा का सारा जो टॉपिक है, मतलब बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, वो ये कवर कर लेंगे, ठीक है। अब यार ये टेली कम्युनिकेशन का टॉपिक है, GPS और DGPS, और तो इसमें से बेसिक ही पढ़ना है आपको, एडवांस में घुसना नहीं है, ठीक है। 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेगमेंट ऑफ द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम? तो आपको पता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बेसिकली 3 सेगमेंट्स होते हैं। एक होता है स्पेस, ठीक है, एक होता है कंट्रोल, एक होता है यूज़र।
एटमॉस्फेरिक कोई सेगमेंट नहीं होता, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? एटमॉस्फेरिक सेगमेंट। नॉट पूछा है, ठीक है। 13 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 इज ट्रू? तो मैंने बताया था कि जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है वो बेसिकली ईमेल को डाउनलोड करने के लिए काम आता है। तो क्या हो जाएगा इसका? POP3 डाउनलोड ईमेल्स टू द लोकल ड्राइव डिवाइस एंड टिपिकली डिलीट्स देम फ्रॉम द सर्वर, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। 14th विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? तो 14 का क्या आंसर होगा? ये एडवांटेज है ट्रांसपेरेंट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट, कस्टमाइजेशन, चेंजेस कर सकते हो ओपन सोर्स। लेकिन ये जो एडवांटेज है, ये जो फीचर है, ये किसका है? क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर का। किसका? क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर का। 15th विच प्रिंटर टाइप इज बेस्ट सूटेड फॉर प्रिंटिंग हाई वॉल्यूम टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट इन लार्ज ऑफिस? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। और याद रखना ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज टिपिकली परफॉर्म्ड बाय यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? तो यूटिलिटी सिस्टम का आपको पता है क्या काम होता है? ये कंपोनेंट्स को एफिशिएंटली मतलब रन, मेंटेन या ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं इसके एग्जांपल्स की, तो डिस्क क्लीनअप, ठीक है। एंटीवायरस जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सब यूटिलिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जैसे WinRAR जो है वो भी क्या है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो ये एग्जांपल्स पता होना चाहिए। तो क्या आंसर होगा? स्कैनिंग एंड रिमूविंग मालवेयर फ्रॉम ए सिस्टम। तो ये भी एक फंक्शन जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्म करता है। 17th इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द टर्म बैंडविड्थ रेफर्स टू? बैंडविड्थ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए नेटवर्क इन ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब कितने टाइम पे जो नेटवर्क है, मतलब डेटा है, वो नेटवर्क में ट्रांसमिट हुआ है। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क? तो बहुत बारी बताया हुआ है जो MCQ सेशन है कंप्यूटर की ये मॉनिटर करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को नेटवर्क पे, ठीक है। तो ये थे टोटल 42 क्वेश्चंस इंग्लिश और कंप्यूटर को मिला के। तो आपको बताना है कि आपने 42 में से कितने स्कोर किए हैं। तो लेवल इजी टू मॉडरेट था। तो आई होप आपके 36 प्लस मार्क्स बने। और आपके इतने मार्क्स लेने बनते भी हैं क्योंकि 75 ही वैकेंसी है, ठीक है। कोई 700 वैकेंसी नहीं है कि काम चल जाएगा। तो इस हिसाब के आपके मार्क्स आने चाहिए इसमें, ठीक है। और इस सेशन में थोड़ी एक्सप्लेनेशन कम थी क्योंकि ये आपकी लर्न विद MCQ सीरीज़ की सेशन नहीं थी। ये थी आपका मॉक टेस्ट जिसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन देखने थे और आंसर बताने थे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हो और आपको ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो अपने सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अगर ऑलरेडी देख रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना कि वो कितना स्कोर करते हैं, ठीक है। चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, ठीक है। थैंक्स।